अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। कैसे एक बच्चे ने जिसके पास रहने के लिए घर तक ना था, लेकिन उसने एक लग्जरी ब्रांड बना दिया। हम बात कर रहे हैं लुई विटॉन की। 4 अगस्त 1821 में लुई विटॉन का जन्म फ्रांस के छोटे से शहर एंकाय में होता है। उनके फादर जेवियर विटॉन एक फार्मर थे। इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और जहां ये रहा करते थे वो एक जंगल था। जंगल में रहने की वजह से ल्यूस जंगल से दरख्त की लकड़ियां काट कर उसकी कई तरह की शक्ल देना जानता था। लेकिन जब ल्यूस विटॉन 10 साल का हुआ तो उसकी मां चल बसी और कुछ ही टाइम के अंदर ल्यूस का बाप दूसरी शादी कर लेता है। और जैसा कि अमूमन मशहूर है कि एक सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे से नफरत करती है, तो लुइस की भी ये सौतेली माँ उससे नफरत किया करती थी और लुइस को टॉर्चर किया करती थी। एक दिन लुइस ने फैसला किया कि वो अपना घर छोड़कर पेरिस चला जाएगा और वो सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर पेरिस के लिए निकल पड़ता है। उसके घर से पेरिस 400 किलोमीटर दूर था। ये सफ़र तय करके लुइस एक जगह पहुंच जाता है तो उसको एक वर्कशॉप में भी काम मिल जाता है। उस वर्कशॉप में चमड़ा, लकड़ी और लोहे को यूज करके संदूक बनाए जाते थे और लकड़ी का काम लुइस पहले से ही जानता था, तो उसको सीखने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। एक दिन उस वर्कशॉप के मालिक मॉन्शर मैरेकी अपने माल को लेने पेरिस जा रहे थे, तो उनके साथ लुइस भी चला जाता है और वो आखिरकार पेरिस पहुंच जाता है। पेरिस पहुंचते ही लुइस काम ढूंढना शुरू कर देता है और उसको लगेज पैकर का काम मिल भी जाता है। अब लुइस एलीट क्लास के लोगों के ड्रेसेस पैक किया करता है और उस वक्त के एलीट क्लास के लोग काफ़ी भारी कपड़े पहना करते थे, जिसको पैक करने में लुइस को बहुत सारे लगेज लग जाया करते थे और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये लगेज बहुत भारी थे और लुइस इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा था। लुइस चाहता था कि वो इस तरह का लगेज बनाए जो हल्का हो और जिसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा सामान स्टोर किया जा सके। तो लुइस अपनी इस सोच को शक्ल देने के लिए पेरिस में अपनी एक दुकान खोल लेता है और कैनस मटेरियल यूज करके एक लगेज बनाता है। कैनस क्योंकि हल्का मटेरियल होता है तो इसकी वजह से लगेज भी हल्का होता है और ये देखकर लोगों के दरमियान ये लगेज बहुत वायरल हो जाता है। लुइस का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया था। लुइस की क्वालिटी ऑफ मेकिंग देखकर नेपोलियन की बीवी ने लुइस को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर रख लिया और वहीं पर लुइस ने शादी कर ली और अपना घर भी बना लिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन 1870 में फ्रैंको पर्शियन वॉर की वजह से लुइस को अपना बिजनेस वहीं छोड़ना पड़ा। लुइस अपनी फैमिली के साथ अंडरग्राउंड शेल्टर में छुप जाता है, जहां बाकी लोग भी छुपे होते हैं। 1871 पूरे 1 साल बाद जब जंग खत्म हुई तो लुइस अपनी वर्कशॉप देखने आता है और वो देखता है कि उसकी पूरी वर्कशॉप तबाह हो चुकी है। लेकिन ये सब देखकर लुइस हार नहीं मानता और अपने बिजनेस को दोबारा बिल्ड करना शुरू कर देता है और पेरिस की सबसे प्राइम लोकेशन पर अपनी वर्कशॉप खोलता है। ये लोकेशन रेलवे स्टेशन और होटल के बीच में थी। जो लोग रेलवे से होटल जाया करते थे तो उनको लुइस का लगेज काफ़ी अट्रैक्ट करता था और उस वजह से लुइस का बिजनेस दोबारा चल पड़ा और 1872 में लुइस ने अपना नया डिज़ाइन लॉन्च किया। लेकिन मार्केट में काफ़ी नए ब्रांड्स आ चुके थे जो कि लुइस का डिज़ाइन कॉपी करना शुरू हो गए और फिर एक दिन लुइस की डेथ हो गई और उसके बाद कंपनी का ओनर लुइस का बेटा फेरल विटॉन बना और फेरल ने सबसे पहली शॉप लंदन में खोली। लेकिन उनके डिज़ाइन कॉपी हो रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने 2 बड़े फैसले किए। एक, उन्होंने लोगो इंट्रोड्यूस किया और दूसरा उन्होंने लॉक बनाया, जिसकी वजह से चोरी होना कम हो गई। उस वक्त फेरल विटॉन ने देखा कि कोको शैनल नाम का ब्रांड अपने हैंडबैग्स और परफ्यूम की वजह से बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो फेरल ने अपने भी हैंडबैग बनाए और उसको लॉन्च कर दिया और ये प्रोडक्ट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन फिर फेरल विटॉन की डेथ हो गई और फिर कंपनी के नए ओनर उनके बेटे गैस्टन विटॉन बने और जब वो ओनर बनते हैं तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है और पूरा बिजनेस एकदम गिर जाता है और दुनिया भर के स्टोर बंद करना पड़ जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद गैस्टन की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद कंपनी के ओनर गैस्टन का दामाद हेनरी रिकेरमर बनते हैं, जो आते ही इस कंपनी को पब्लिक कर देते हैं और कंपनी के शेयर्स देना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरी दुनिया में लुई विटॉन फैल जाता है और बिजनेस की इनकम भी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन वो एक ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से ये कंपनी फैमिली ओनरशिप से हट जाती है। हेनरी अपने साथ एक बंदा मोए हेनेसे को पार्टनर कर लेता है
जिसकी वजह से डिज़ाइन और ब्रांडिंग को लेकर काफ़ी क्लैश आना शुरू हो जाता है। उस वक्त हेनरी अपने दोस्त बर्नार्ड आर्नल्ड से मिलते हैं और उनको इस इशू से निकालने का कहते हैं। इस बात से बर्नार्ड एग्री कर जाते हैं। इसी वजह से वो सारी सीक्रेट मेकिंग की इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर कर लेता है और 40% से भी ज़्यादा शेयर अपने पास कर लेता है। जब हेनरी को पता चलता है कि आर्नल्ड उसके साथ धोखा कर रहा है तो वो फ़ौरन कोर्ट में केस कर देता है, लेकिन ज़्यादा शेयर्स होने की वजह से कोर्ट आर्नल्ड के हक में फैसला सुना देती है और इस तरह आज ये कंपनी विटॉन फैमिली नहीं बल्कि एक आउटसाइडर रन कर रहा है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।